हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी ईजी बना दूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करवा दूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियोस आपको अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिक्स डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए, जैसे मैंने बताया हमें कि आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर। तो देखते हैं क्या होता है मैट्रिक्स। सबसे पहले व्हाट इज अ मैट्रिक्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लुक एट द इन्फॉर्मेशन। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, सपोज राम हैज़ 20 पेन्स, है ना, राम के पास 20 पेन्स है। तो इस डेटा को मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इन कलर चेंज कर देती हूँ, राइट। तो इस डेटा 20 पेन्स को मैंने क्या किया, हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया, एक बॉक्स लिखा और उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा 20 विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेन्स जो कि राम के पास है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास दूसरा डेटा है। सपोज मैंने बोला अब राम के पास 20 पेन्स और 7 पेंसिल है। अब ये डेटा फिर से मुझे एक्सप्रेस करना है, तो ये डेटा को मैंने अगर इस तरीके से करा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये बॉक्स जो बनाया था, दैट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट जो बनाया था, वो हमने इस अंडरस्टैंडिंग से बनाया कि जो फर्स्ट नंबर इनसाइड द इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो है नंबर ऑफ पेन्स का, जबकि दूसरा वाला जो है नंबर ऑफ पेंसिल का। क्योंकि मैंने आपको क्या डेटा दिया, 20 पेन्स और 7 पेंसिल्स है, तो पहली एंट्री मेरी पेन्स को डिनोट कर रही है और दूसरी एंट्री मेरी पेंसिल को। तो मतलब ये पहला वाला मेरा पेन है और दूसरा वाला क्या है, पेंसिल। तो प्लीज ये कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, बीच में कोई कॉमा नहीं है, ये दो अलग एंट्रीज आपने की है इसके अंदर। पहला वाला एंट्री जो है वो पेन्स को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पेन्स को, और दूसरा वाला पेंसिल को। इसी तरीके से सपोज मैंने कुछ और भी ऐड ऑन करा डेटा। मैंने बोला राम के पास 20 पेन्स 7 पेंसिल्स है, दूसरा बच्चा है रोहन जिसके पास 15 पेन्स और 5 पेंसिल्स है, और यश है जिसके पास 12 पेन्स और 3 पेंसिल्स है। तो इस डेटा को अगर मैं फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं या और भी डेटा इसमें ऐड ऑन करेंगे तो ये डेटा कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। तो आपको ये दिख रहा है, ये बॉक्स बनाया है आपने, दैट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट जैसे थिंग। उसके अंदर आपने ये सबसे पहली वाली जो ये पूरा एंटायर कॉलम आपने एंट्री दी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ पेन्स को, और जबकि ये पूरा कॉलम जो है आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ पेंसिल्स को। ठीक है, तो यही है मैट्रिक्स एक्चुअली। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये प्लूरल फॉर्म में इसे मैट्रिसेस कहा जाता है, अदरवाइज यही हमारा मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। आप एक तरीका है ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाता है, और ये बहुत सारे फील्ड में यूज होता है जैसे कंप्यूटर साइंस, ज्योमेट्री, फाइनेंस, साइंसेस एक्सेट्रा, राइट। आप हायर स्टडीज करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या एप्लीकेशन हो रही है, कहाँ कंप्यूटर साइंस में यूज हो रहा है, ज्योमेट्री में कैसे हो रहा है, फाइनेंसिस में कैसे हो रहा है, वो आप देखेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस में आपके पास कुछ टर्म्स होंगी, दैट इज कॉलम्स होंगे, कुछ रोज होंगी और कुछ एंट्रीज होंगी, और एक चीज होती है जैसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये होता क्या है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। सो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर्ड, किस वे में अरेंजमेंट, एरे ऑफ मींस अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे वो नंबर्स। और जरूरी नहीं है यहाँ पे जो नंबर्स ही हो, ये फंक्शंस भी हो सकते हैं। आपके पास यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ डिफरेंट फंक्शंस भी आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ द नंबर्स और द फंक्शंस आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो भी नंबर्स हम इसके अंदर लिखते हैं या फिर जो भी आप फंक्शंस इसके अंदर लिख रहे हैं, ये फंक्शंस को हम इससे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोला जाता है, या फिर आप बोलते हैं ये एंट्रीज हैं किसकी, मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास वो डेटा जैसे है 2 7 3 5 4 9, ये एक मैट्रिक्स दी है तो मैंने लिखा कैपिटल ए, ये उसकी नोटेशन होती है मैट्रिक्स को डिनोट करने की। ठीक है, आगे क्या बोला, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बच्चों। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होंगी उसे हम बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकल होता है आपका कॉलम
और हॉरिजॉन्टल होती है आपकी रोज। तो इसका मतलब ये है पूरी रो वन में कौन से दो एलिमेंट है, 2 और 7। ये है आपकी रो 2 और ये है आपकी रो 3। तो टोटल 3 रोज दिख रही हैं इसमें, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम की बात करूं तो मैं इसके लिए पॉइंटर देखती हूँ, कलर चेंज करके आपको कॉलम हाईलाइट कर देती हूँ। तो जो हॉरिजॉन्टल दिखेंगी वो आपकी रोज हैं और जो वर्टिकल दिखेंगी वो आपके क्या है, कॉलम्स। तो अब मैं ये ले लेती हूँ, ये है आपका वर्टिकल दैट इज कॉलम 1 और ये है दूसरा वर्टिकल दैट इज कॉलम 2। तो कॉलम 1 में क्या क्या एलिमेंट्स है, 2, 3, 4 और कॉलम 2 में क्या एलिमेंट्स है, 7, 5 और 9। तो अच्छी तरीके से याद रखेंगे, जो वर्टिकल है जो स्टैंडिंग है वो आपके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है मतलब लेटे हुए हैं वो आपके क्या होंगे, रोज होंगे। क्लियर है ये सबको कि क्या है हॉरिजॉन्टल क्या होता है और रोज क्या होता है, ये प्लीज क्लियर रखना है, तभी आप क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे ना। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, लुक एट द मैट्रिक्स गिवन, जनरल फॉर्म दी हुई है आपको मैट्रिक्स की। ये नोटेशन दिख रही है आपको, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स जब हम इसके अंदर लिखते हैं, है ना, एक मैट्रिक्स मैंने बनाया, सपोज मैंने लिखा यहाँ 2, 5, 9, 4, 3, 7। तो अब ये जो एलिमेंट है आपका 2, इसकी पोजीशनिंग आप देखेंगे बड़े ध्यान से। तो इसकी पोजीशनिंग आपकी क्या दिख रही है आपको, जब भी आपको एलिमेंट को पोजीशनिंग नेम करने उसकी, ठीक है, एलिमेंट की पोजीशनिंग अगर आप नेम कर रहे हैं तो वो हमेशा किससे डिनोट होगी, पहले उसका रो लिखा जाता है फिर उसकी कॉलम लिखी जाती है। एक मिनट, इसका पॉइंटर का कलर चेंज करना चाह रही थी कि आप लोग को थोड़ा हाईलाइटेड दिखे। तो देखिए पहला वाला जो है आपको क्लियरली दिख रहा है, ये रो 1 का पार्ट है ना, ये रो 1 थी, ये रो 2 है। ऐसे देखते हैं ना, लेटने वाले रो 1 है जो लेटे हुए, और ये जो आपके खड़े हो रखे हैं वर्टिकल्स हैं, ये जैसे वर्टिकल लाइंस है ना, स्टैंडिंग लाइंस है जो, तो ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके ये कॉलम्स है ना। तो ये आपका C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, C3 कॉलम है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये है A11, 1 का मतलब हुआ पहला, जो जब मैं यहाँ लिख रही हूँ ना A11, इसका मतलब होता है ये आपकी रो बताती है और ये आपका कॉलम बताता है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप 5 की बात करेंगे तो 5 में क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 में हमारे पास ये क्लियरली दिख रहा है कि 5 में हमारे पास हो जाएगा ये, अब ये A12 है क्योंकि ये फर्स्ट रो है, देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ये देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का है, तो इसकी प्लेसमेंट है A12, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट है, ये हो जाएगा A13 क्योंकि ये पहले ही रो का एलिमेंट है, पर कौन से कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है ना, थर्ड कॉलम का। तो A13 आपका या 9 है। इसी तरीके से आप जब 4 को देखेंगे तो 4 आपका है A21, क्यों, क्योंकि वो सेकेंड रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए 2, 1 पहला रो लिखा जाएगा फिर कॉलम, है ना। वैसे ही A22 की बात करेंगे तो वो क्या है हमारे पास 3, क्योंकि पहला रो सॉरी दूसरा रो और दूसरा कॉलम की बात कर रहे हैं, तो A22 आपके पास 3 आ गया। वैसे ही A23 अगर हम देखें तो वो है 7, क्योंकि पहली रो और तीसरी रो सॉरी दूसरी रो और तीसरा कॉलम, है ना, तो 2, 3 हो गया आपके पास। तो ये इसकी जनरल नोटेशन है। तो a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m by n बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज है m और नंबर ऑफ कॉलम्स है n, तो ऑर्डर ऐसे लिखा जाता है, इसे बोला जाता है m by n, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने जो आपको ये एग्जांपल दिया था, आप देखिए यहाँ पे कितनी रोज है आपके पास, 1 और 2 रोज है ना, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाई कितनी कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो 2/3 इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में। और ऑर्डर जब भी हम लिखते हैं सबसे पहले रोज लिखी जाएंगी और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो बोला जाता है m/n मैट्रिक्स से, ठीक है। वी रीड इट एज m/n मैट्रिक्स। सो नाउ इन जनरल Aij, अभी मैंने आपको बताया जैसे हम लिख रहे हैं A11, A12, A13, तो उसकी जनरल फॉर्म जो है उसको A और Ij लिखा जाता है। I जो है वो आपका रो को डिफाइन कर रहा है और J जो है वो आपका कॉलम डिफाइन कर रहा है ना। तो ith रो और jth कॉलम, एंड वी डिनोट वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ijth एलिमेंट ऑफ A बोलते हैं उसको। अब जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है B, एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है, कैपिटल नोटेशन है आपको दिख रही है कैपिटल लेटर से।
अब यहाँ पे क्लियरली देखेंगे बच्चे, यहाँ पे कितनी रोज है, देखिए रोज है 1 2 3। रोज हमेशा कौन सी होंगी आपकी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना। तो हमारे पास 3 रोज है यहाँ पे, ठीक है। कितनी रोज है, 3 है। और कितने कॉलम्स है, कॉलम्स कौन से होते हैं, ये जो आपकी स्टैंडिंग लाइंस है, वर्टिकल दिख रही है, जो वर्टिकल है, खड़े हो रखे हैं जो लाइंस, राइट। तो ये आपके वर्टिकल लाइंस है। तो कितनी वर्टिकल लाइंस है, यहाँ पे 2 ही दिख रही है हमको, दैट इज C1 और C2। तो हमारे पास 2 कॉलम है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी आपसे वो पूछूंगी कि इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, तो आप बोलेंगे 3/2 इसका ऑर्डर है, करेक्ट। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको जनरल नोटेशन बताई थी A11, तो इसी तरीके से अगर हमारे मैट्रिक्स से B है तो इसके एलिमेंट को मैं सपोज डिनोट कर रही हूँ B21। तो B21 का मतलब है आपको सेकेंड रो का पहला कॉलम देखना है, ठीक है। सेकेंड रो में एक पहला कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, पहला कॉलम ये है, करेक्ट। तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4। तो इसका मतलब B21 क्या है, यहाँ पे 4 है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगी B22 क्या है, तो आपको सेकेंड रो, ये है आपकी सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम देखना है, तो क्या आएगा आपके पास 5। तो B22 आपके पास 5 है। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा B12 क्या है, मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। पहली रो ये वाली है हमारी और दूसरा कॉलम ये है हमारा, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3। तो इसका मतलब B12 आपका 3 हो गया। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स की नोटेशन पता होनी चाहिए कि हम कैसे डिनोट कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज क्या, पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज लिखी होंगी और बाद में क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे होंगे। क्लियर है ये सबको, जैसे किया हमने, ठीक है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू प्लीज जरूर मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो और इसका ऑर्डर मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, तो इसके ऑर्डर तो होगा 3/2। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में m क्रॉस n में कितने होंगे, दैट इज m इंटू n। मतलब अगर 3/2 मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 6, क्योंकि 3 इंटू 2 होता है आपका 6, ठीक है। अब एक देखिए, एक क्वेश्चन है ये आपके पास, आई होप सो अब न्यू बुक के हिसाब से शायद ये पेजेस चेंज हो गए होंगे। तो ये पहले का है क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक का मैंने लिया। क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, है ना, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स उसके हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या करना है, आपने लिया मैट्रिक्स 8, सॉरी एलिमेंट है 8, तो 8 का आपको प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन सोचनी है, क्या क्या वेज में आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए 1 इंटू 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, 8 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकती है, और 4 इंटू 2 हो सकता है। प्लीज ये याद रखेंगे, जब मैं लिख रही हूँ 1 इंटू 8, जब मैं ऑर्डर की बात करूंगी तो बोलूंगी 1/8, है ना। तो यहाँ पे अब रो कितनी है 1 और कॉलम कितनी है 8। नेक्स्ट आपका 8/1, ये अलग चीज होगी। अब रोज आपकी है 8 और कॉलम आपकी है 1, मतलब इसको अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले वाले में तो एक ही रो है वो बोल रहा है, और कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। और दूसरे वाले में ये बोल रहा है एक कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। तो 1/8 अलग है, 8/1 अलग है, इसी तरीके से 2/4 अलग होगा और 4/2 अलग होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, और ये 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो आपके पास नंबर दिए हैं उस एलिमेंट को आपको फैक्टराइज करना है या ब्रेकअप करेंगे आप उसका, तो आपको उसके पॉसिबल ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे, राइट। ये बात समझ आ गई सबको। तो क्या आंसर होगा हमारे पास, यही होगा हमारे पास। देखिए, वी थॉट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 8, किस वे में आप उसे कर सकते हैं। एंड वही मैंने जैसा आपको बताया, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हमने एक और ले लिया। अब हमने क्योंकि ऑर्डर पढ़ा है तो हम उसी पे बेसिस देख रहे हैं कि अगर मेरे पास ऑर्डर दिया है मैट्रिक्स का, तो मैं उस मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे ऑर्डर दिया हुआ है, कितना ऑर्डर है 3/2। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज जो मुझे मैट्रिक्स बनानी है उसमें 3 रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम्स होंगे। अब मेरे पास एक जनरल फॉर्म दे रखी है जिसका यूज करके मुझे मैट्रिक्स बनाना है। तो Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ i माइनस 3j। बच्चों को बड़े ध्यान से देखना है आपको। ये Aij जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपको एलिमेंट्स देंगे किसके, मैट्रिक्स के। मुझे पता है कि मुझे 3/2 मैट्रिक्स बनाना है, तो मतलब मेरे पास 1 2 3 रोज होनी चाहिए और 1 और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, A11 A12 क्योंकि 2 ही कॉलम चाहिए, A21 A22 और A31 और A32, है ना।
क्योंकि मुझे मैट्रिक्स ऐसे बनाना है ऑर्डर 3/2 का। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए बोली जाए। तो A11 देखिए, A11 आई की जगह 1, जे की जगह 1, क्योंकि मैं पहली रो पहले कॉलम को निकालना चाह रही हूँ। तो क्या एलिमेंट होगा, तो 1/2, आई की जगह 1 और जे की जगह भी क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास आ गया 1/2। अगर आप 1 - 3 करेंगे तो -2, क्योंकि हम मॉडुलस की बात करें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब A11 एलिमेंट आपका क्या है, 1 है। इसी तरीके से बच्चों हम A12 निकाल सकते हैं। तो A12 क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ आएगा 1 - 3 और j की जगह आ जाएगा 2। सो 3 2 6 एंड 6 - 1 - 5, अगेन वो आ जाएगा आपके पास 5/2, क्योंकि हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं, सारे नंबर पॉजिटिव ही आएंगे। इसी तरीके से A21 निकाल लेते हैं। A21 के लिए हम क्या करेंगे 1/2। अब I की जगह लिखना है हमें 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस और J की जगह आएगा 1। सो ये आपके पास -1 आ गया, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से आप एक A22 भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1/2। I की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2 और J की जगह भी क्या आएगा 2। तो आपके पास आ गया 6 - 2 -4, तो दैट इज पॉजिटिव 4 बन जाएगा, क्योंकि मॉडुलस साइन है। तो 4/2 आपके पास 2 आ गया। इसी तरीके से हम A31 निकाल सकते हैं। तो A31 हो जाएगा हमारे पास 1/2, 3 I की जगह और J की जगह भी हम 1 डाल देंगे। तो यहाँ पे आ गया 3 - 3, ये तो 0 आ जाएगी वैल्यू। और A32 आपके पास निकलेगा कितना 1/2, यहाँ पे आएगा 3 - 3 × 2, अगेन 6 एंड -3 आ जाएगा, तो -3 का 3/2। तो बच्चों अब ये आंसर, बच्चे जनरली क्या प्रॉब्लम आती है और क्या एरर करते हैं, बच्चे ये निकाल के छोड़ देते हैं और एग्जाम में आपके इसी के मार्क्स कटेंगे। जब आपके पास एक बार सोल्यूशन आ गया, दैट इज आपके सारे पॉइंट्स आ गए, A11 आ गया, A12 आ गया, तो आपको इसे मैट्रिक्स फॉर्म में प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपको बोला है आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, एलिमेंट्स निकाल के सिर्फ छोड़ना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ मैट्रिक्स में इसे सारे वैल्यूज को डालेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे पहला मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, मेरे पास पहली वैल्यू आई है 1, फिर 5/2, तो मैंने लिखा 1, यहाँ लिखेंगे 5/2। नेक्स्ट क्या आई है मेरे पास वैल्यू, A12 हमारे पास, A21 आया 1/2, 2 0 एंड 3/2, 1/2 2, सो 1/2 2 0 एंड 3/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बात समझ में, ये आपका आंसर रिक्वायर्ड है। एंड देख लिए मैंने लिखा भी है, दिस मार्किंग स्टेप यू विल लूज ऑल योर मार्क्स, अगर आपने ये मिस कर दिया। तो इसलिए आपको फाइनल आंसर अपना प्रोवाइड करना है। सपोज इस मैट्रिक्स को आपने ए नेम दे दिया, बी दे दिया, वो आपकी चॉइस है, आप किसी भी वे से नेम दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ, हम उनके ऑर्डर्स, उनके एलिमेंट्स और सर्टन दूसरी और कंडीशंस है जिसके बेसिस में मैट्रिसेस को क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स आता है कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों ये सारे मैट्रिक्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1 मार्कर में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, पर कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, तो वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। और इवन आप देखेंगे ना एग्जाम्पलर में भी 12th की, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो MCQs में पूछे हुए हैं, 1 मार्कर में दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, इसको करते वक्त समझना है बहुत अच्छी तरह। सो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए नाम ही हमें बता रहा है कॉलम, तो इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, 1 कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, तो डेफिनेशन हमारी बता रही है कि कॉलम मैट्रिक्स है तो एक ही कॉलम होगा। अब रोज कितनी भी हो सकती है, तो बट एनी नंबर ऑफ रोज आर पॉसिबल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है आपको एक ही वर्टिकल लाइन दिख रही है, दैट इज C1, तो इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, और हाँ यहाँ पे 3 रोज है, तो रोज कितनी भी हो सकती है। तो इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमें पता है ऑर्डर हमेशा रो बाय कॉलम लिखा जाता है, तो रो विल बी 3 एंड कॉलम इज 1। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, जब भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर है m/1, सॉरी, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम तो फिक्स हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो m/1, तो ऑर्डर हो जाएगा m/1। आगे बात समझ में, ये जनरल फॉर्म लिखी है हमने उसकी। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है आपका रो मैट्रिक्स, है ना। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो।
मतलब अगर एक रो है तो कितनी भी कॉलम्स हो सकती है ना, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैट्रिक्स लिखा तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, पर कितनी कॉलम है, C1, C2, C3 एंड C4। तो ये एक टाइप का रो मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है और बाकी डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि हम रोज की बात करें तो रो तो फिक्स है 1 और ऑर्डर सॉरी कॉलम्स के आपके 4 है यहाँ पे। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, 1/n। अगर हमने n को बोला है नंबर ऑफ रोज सॉरी कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये 1 आपका फिक्स है, n आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, तो ऑर्डर हो गया 1/n। क्लियर है, बड़े आगे। तो तीसरा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम ही बता दे रहे हैं आपको बहुत सारी चीजें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो स्क्वायर बना है, जैसे हम स्क्वायर में क्या बोलते हैं, ऑल द साइड्स इक्वल बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ऑल द साइड्स की बात तो है नहीं, मैट्रिक्स में हम कॉलम्स और रो की बात करते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। और जनरली ऑफकोर्स अगर मैंने बोला एक मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज 3 है और कॉलम भी 3 है, तो उसका ऑर्डर तो 3/3 होगा, राइट। तो मैं इसको सीधा ये भी लिख सकती हूँ, ऑफ ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं, है ना। जहाँ m और n सेम आ जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n भी बोल सकते हो, ऑर्डर m भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये दिख रहा है, देखो कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स है। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो मैं इसे सीधा बोलूंगी दिस इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या बोल देंगे, सीधा आप क्या बोल देंगे, 3, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3, या तो आप इसे 3/3 लिखिए, या तो उसको आप डायरेक्ट ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। जनरल नोटेशन क्या है, देखिए Aij जो भी अंदर के एलिमेंट्स होंगे, m/m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो ये आपकी नोट मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया बच्चों। अगर ये मैट्रिक्स है मेरे पास, डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ वो होते हैं जो कि होगा A11, A22, A33, A44, A55, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ रोज या कितने क्या ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, राइट। तो उन्हीं को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। लाइक अभी देखिए जैसे वैसे अगर मैं एक स्क्वायर बनाती हूँ तो आप डायगोनल्स किस किस को बोलते हैं, ये एक डायगोनल हो जाता है और ये एक डायगोनल हो जाता है। पर मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। मैट्रिक्स के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि क्लियरली आपको बोला डायगोनल एलिमेंट्स वो है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है। मीन्स A11 वाला एलिमेंट, A22, A33, A44, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये, दैट इज 1 4 एंड 6, सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। आप ये वाले एलिमेंट्स को नहीं बोल सकते, 1 और 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ वही होंगे जिनमें आपको वो एलिमेंट्स जिनकी पोजीशनिंग ऐसी जगह होगी जहां नंबर ऑफ पोजीशन उनकी ऐसी है, नंबर ऑफ रो, और जिस पोजीशन पे है वो रो और कॉलम सेम है ना। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों को। चलिए बड़े आगे, डायगोनल मैट्रिक्स, फोर्थ मैट्रिक्स हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें क्या कंडीशन है, दैट इज इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, उसके अलावा सिर्फ मतलब डायगोनल में ही आपको कोई वैल्यू दिखेगी और बाकी सब जगह क्या दिखना चाहिए, 0। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये इसकी जनरल फॉर्म बताई गई है, दैट इज इस टाइप के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर इफ Bij इज 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। देखिए व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J का केस क्या होगा, B11 में तो इक्वल है, B22 में भी इक्वल है और B33 में, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी, है ना। पर जो B12 है जहां I और J इक्वल नहीं है, यही वो कंडीशन बोल रहा है, जब I और J इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। वैसे B21 होगा तो भी 0, B33 होगा वो सॉरी 31 होगा वो भी 0, 33 तो कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। आई होप सो बात समझ आ गई बच्चों आपको। बड़े आगे, नेक्स्ट आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। अगेन स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहा है ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफकोर्स हमने बोला स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे
सिर्फ वही एक कुछ वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो वही हमारे इस केस में हो रहा है, और हमें दिख रहा है वो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल है, वो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे इस केस में 2 है, राइट। तो ऊपर यही जनरल फॉर्म लिखा है कि अगर बी आई जे, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो बाकी एलिमेंट्स जैसे 0 आएंगे, और जहां इक्वल है वहां एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी, जैसे के है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका आइडेंटिटी, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है। अगेन ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 और बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं 0, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिए ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 3, ये कंफ्यूजन मत होइए, ये यहाँ 1 लिखा है इसलिए नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा उसमें आपके एलिमेंट 1 ही होंगे, डायगोनल एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, राइट। वो ऑर्डर किस पे डिफाइंड हो रहा है, क्योंकि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक रो और एक ही कॉलम है, इसलिए ऑर्डर 1 बोला मैंने। यहाँ 2 रो और 2 कॉलम है इसलिए ऑर्डर 2 हो गया। यहाँ 3 रो और 3 कॉलम है इसलिए ऑर्डर 3 हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और दैट टू वैल्यू होगी 1, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी सबको। इसको ये हमारी नोटेशन है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज आई n। जैसे अगर ऑर्डर 1 है तो सिर्फ i लिखा जाता है, ऑर्डर 2 है तो i2 लिख देंगे, ऑर्डर 3 है तो i3 लिखा जाएगा, एंड सो, ठीक है। क्वेश्चन में इसका यूज होगा तो आपको ध्यान रखना है। अगला मैट्रिक्स हमारा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नाम से अगेन फिर से पता चल रहा है, जिसमें एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 0। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0, जैसे आप क्लियरली देख रहे हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 2 और ये ऑर्डर 3, ठीक है। तो वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, हमें लेटर ओ से डिनोट किया जाता है जीरो मैट्रिक्स। अगला इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ये हमारे अभी तक हमने जो डिस्कस करे वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल कब, इफ दे आर द सेम ऑर्डर। और दूसरा पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए is equal to the corresponding element of B, that is Aij is equal to Bij for all I and J। मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। हम दो मैट्रिक्स को तभी इक्वल बोल सकते हैं, पहली चीज हमें उनका देखना ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए ये 2x2 ऑर्डर का है क्योंकि 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, यहाँ पे भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी 2x2 है। मतलब पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, सेम ऑर्डर के हैं। अब दूसरी कंडीशन आपको कैसे चेक करनी है, आपको ये चेक करना है क्या जो Aij है और जो Bij है उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमें वो चेक करना होता है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए पहला Aij ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग Bij ये है, 0 0 सेम आ रहा है, 3 ये भी सेम आ रहा है 3, दिस इज 2 ये भी सेम आ रहा है 2, दिस इज -5 दिस इज -5, तो ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। जबकि नीचे का एक एग्जाम्पल देखिए, पहला एलिमेंट है 0 और यहाँ Bij का पहला मतलब A11 आपके पास है 0, जबकि B11 भी 0 होना चाहिए, वहाँ है 3। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, राइट। ये चीजें बच्चों अब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपको हेल्प कर रही है, तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो थ्रू चैट ऑप्शन या थ्रू आप अपने कमेंट सेशन के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।